कल की क्लास में हम लोगों ने बायोम्स पर इंट्रोडक्शन लिया था और बायोम्स का क्लासिफिकेशन करते हुए केवल दो बायोम्स के बारे में पढ़ा था। ट्रॉपिकल बायोम्स के अंतर्गत एवरग्रीन फॉरेस्ट बायोम एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम, जिन्हें आप विषुवतीय वर्षा वन एवं मानसूनी पर्णपाती वनों के नाम से जानते हैं। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे मित्रों, और ट्रॉपिकल बायोम्स के अंतर्गत दो बायोम्स पढ़ेंगे, एक सवाना ग्रासलैंड बायोम और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन बायोम। आफ्टर दैट हम लोग टेम्परेट बायोम्स की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। समझने के क्रम में अगर एक बात कर लें, पहले तो आप हेडिंग दे देंगे, पहले हेडिंग दे देंगे क्लास में, सवाना ग्रासलैंड बायोम। सवाना ग्रासलैंड बायोम, इसी को आप लोग एक और शब्द यहां सवाना के स्थान पर प्रयोग कर सकते हो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बायोम का शब्द प्रयोग कर सकते हो। कहां प्राप्ति होगी, कैसे होगी, इस पर एक चित्र बनाएंगे, बट इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। उसके बाद कल की तरह ही जो प्रारूप हमने दिया था इस सेक्शन को भी आगे बढ़ाएंगे। जैसे पहला बिंदु आप इसमें पढ़ेंगे कि इसका विस्तार कहां प्राप्त होता है, तो आप हेडिंग देंगे विस्तार। विस्तार के संदर्भ में लिखेंगे 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या हो गया, दोनों गोलार्धों में, अर्थात 10 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। तो कहां, दोनों गोलार्धों में कहां, महाद्वीपों के मध्य भाग में, इन द मिडिल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। महाद्वीपों के मध्य भाग में इनकी प्राप्ति होती है, मध्य में या मध्य भाग में। कैसे, इसे आपको समझना है। तो समझने के लिए देखिए, लास्ट जो हमने एक एक्सप्लेनेशन दिया था उसको फिर से समझाने जा रहा हूं। देखो, मान लो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है। ये सारी चीजें स्लाइड्स के अंतर्गत नहीं समझनी है, बोर्ड में समझनी है। मान लो पृथ्वी है मित्रों, यहां विषुवत रेखा गुजर रही है। आपको पता है इक्वेटर को 0 डिग्री द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम लोग। यहां कहीं कोई एक रेखा गुजर रही है जो 30 डिग्री नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां से भी कोई ऐसी ही रेखा, रेखा मतलब अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन गुजर रही है जो 30 डिग्री साउथ को रिप्रेजेंट करती है। अब ये तो गोलार्ध में केवल अक्षांश रेखाएं हो गई। इस संदर्भ में आपको यह समझना होगा कि इन अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र ही ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। और अभी जो चित्र आप देख रहे हो, उस ट्रॉपिकल जोन में हो सकता है महाद्वीप हो और हो सकता है कि महासागर हो। लेकिन और विशुद्ध रूप से समझने के लिए आप ऐसे समझो कि इसके इस भाग में देखना ध्यान से, इसके इस भाग में, जिसको हम 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ कह सकते हैं, यहां प्राप्त होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहां भी स्थलखंड होगा तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट प्राप्त होंगे, विषुवतीय वर्षावन प्राप्त होंगे, जिन्हें आप एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम के नाम से भी जान सकते हो। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जिसके बारे में कल पढ़ा था। यह सेक्शन आपका फिनिश हो गया है। 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ के बीच में प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं अगर आपको समझाऊं कि मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में इस भाग में महाद्वीप की प्राप्ति हो रही है, और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी भाग में महाद्वीप की प्राप्ति होती है। और जो ये सेक्शन है, ये सागर का सेक्शन है। यहाँ पर ये जो हमने डैश डैश दे दिया, ये जलीय जल राशियां हैं, जलराशि क्षेत्र है, अर्थात सागरीय क्षेत्र है। ये चित्र आपको बनाकर समझाना होगा अपनी कॉपी में ट्रॉपिकल बायोम्स के बारे में। ये सागर है, और जो मैंने दो लाइनें खींची, इनके बीच का क्षेत्र महाद्वीप है। अब इस महाद्वीपीय क्षेत्र में देखना ध्यान से,
उत्तरी गोलार्ध में भी 10 से 30 डिग्री के मध्य, दक्षिणी गोलार्ध में भी 10 से 30 डिग्री के मध्य जो ये महाद्वीपीय क्षेत्र प्राप्त होता है, इसमें 3 ट्रॉपिकल बायोम्स कहां और कैसे प्राप्त होंगे, इसे प्रदर्शित करने के लिए पहला चित्र मेरा देखिएगा। इसके पूर्वी भाग में दिस वन इज ईस्टर्न पार्ट, दक्षिणी गोलार्ध में भी दिस वन इज ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी भाग में जहां हमेशा ही ट्रेड विंड ऑन शोर होती हैं, व्यापारिक पवनें अभी तटीय होती हैं, तो सागर से स्थल की ओर प्रवेश करते समय जलराशियां वाष्पन के समय वायु या पवन में अतिरिक्त जलवाष्प मिश्रित कर देती हैं, अर्थात प्रवाहित होती हुई व्यापारिक पवन। मित्रों यहां पर कौन सी पवन संचरित होती है, आप सबको पता है, क्लाइमेटोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस पेटी में ट्रेड विंड्स चलती हैं। लीजिए मैंने इनका नाम भी लिख दिया, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होगी। ये ट्रेड विंड जब सागर से स्थल में प्रवेश करती हैं, अर्थात ऑन शोर होती हैं, तट की ओर होती हैं, तो सागर की आर्द्रता को ले आकर यहां अतिरिक्त वर्षा करती हैं, और ये अतिरिक्त वर्षा का जो पूर्वी तट है, इसे हम लोग कहते हैं मित्रों मॉनसून टाइप क्लाइमेट जोन। ये कौन सा जोन कहलाता है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट जोन। इसको हम यहां लिख सकते हैं एम, इसके संदर्भ में भी हमने लिख दिया एम, आप केवल इंगित करें इसे एम नाम से रिप्रेजेंट करें। अब आगे देखो, एक शब्द पीछे कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट बताया था, यही व्यापारिक पवनें जब आगे प्रवाहित हो रही हैं, तो आगे प्रवाहित होने के क्रम में बहुत ही स्पष्टता से आपको समझ में आएगा कि जब पूर्वी भाग में वर्षा कर दी, तो जब तक अंदर प्रवेश करेंगी, महाद्वीप के आंतरिक भाग में प्रवेश करेंगी, तो आंतरिक भाग में प्रवेश करते हुए इनकी आर्द्रता में आ जाती है कमी। तो यदि यह पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर की वर्षा करती हैं, 75% की आर्द्रता प्राप्त होती है, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आर्द्रता 70% तक हो जाती है और वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर की ही रह जाएगी। याद करो लास्ट क्लास को मैंने बताया था कि मॉनसून टाइप क्लाइमेट जोन में वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर है तथा 120 दिनों की वर्षा है। मित्रों यहां तक पहुंचते हुए जो वर्षा के दिन होते हैं वह 90 से 100 दिनों के हो जाते हैं। केवल 90 से 100 सेंटीमीटर की ही वर्षा रह जाती है, आर्द्रता की मात्रा 70% शेष रह जाती है तथा मित्रों वर्षा के दिनों की संख्या 90 से 100 दिनों की हो जाती है, अर्थात दिन भी छोटे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं वर्षा के, आर्द्रता की भी कमी आ जाती है, तापमान बराबर बना हुआ है, तापमान उच्च बना हुआ है, वर्षा की मात्रा में भी कमी आ जाती है। इसका मतलब है उच्च तापमान है, वर्षा की मात्रा कम है। इसका एक बहुत ही स्पष्ट आशय उभर कर आता है कि वर्षण प्रभाविता निम्न हो जाती है। क्या निम्न हो जाती है मित्रों? वर्षण प्रभाविता, प्रेसिपिटेशनल एफिशिएंसी या रेनफॉल एफिशिएंसी यहां तक पहुंचते पहुंचते तुलनात्मक रूप से निम्न हो जाती है। अगर वर्षा की मात्रा तुलनात्मक रूप से या वर्षण प्रभाविता कम हो गया तो वनस्पतियों के वृद्धि एवं विकास के लिए जल की समुचित उपलब्धता हो नहीं पाती। तो यहां पर मित्रों जल की समुचित अनुपलब्धता के कारण, मैंने अनुपलब्धता शब्द नहीं उपयोग किया, समुचित अनुपलब्धता कहा, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही। तो अगर इस तरह की अनुपलब्धता है तो यहां वृक्षों के स्थान पर झाड़ियां उगेंगी तथा झाड़ियों के स्थान पर घास मैदानों की प्राप्ति होगी। इसीलिए मित्रों इसे घास मैदान बायोम के नाम से, ग्रासलैंड बायोम के नाम से जाना जाता है। तो जो ये मध्यवर्ती भाग है इसे सवाना ग्रासलैंड कहते हैं। तो बायोम का नाम भी इसी के नाम से पड़ गया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या सवाना ग्रासलैंड बायोम। अब आगे की बात देखेंगे, आगे की बात, यही पवने इस क्षेत्र में देखो, इस क्षेत्र में दिस वन, यही पवने अर्थात ट्रेड विंड, आपको पता है इस पूरी पेटी में ट्रेड विंड की ही प्राप्ति होगी। ये स्थायी पवन है, परमानेंट विंड्स है, प्लैनेटरी विंड्स है।
ट्रेड विंड जब इस भाग में संचरित हो रही होती है तो ध्यान से देखेंगे उसका प्रारूप कैसा प्राप्त होगा। वह हमेशा ही, इसका डायरेक्शन देखो, स्थल से सागर की ओर संचरित होती है। यहां भी स्थल से सागर की ओर संचरित होगी। तो जब कोई भी पवन स्थल से सागर की ओर संचरित होती है तो उसे ऑफ शोर विंड्स कहते हैं। कौन सी विंड्स कहते हैं? ऑफ शोर, तट से दूर जाने वाली, हिंदी में अपतटीय। जहां तट की ओर आती है तो अभितटीय, जहां तट से दूर जाती है तो अपतटीय। चूंकि ये व्यापारिक पवन है इसीलिए अपतटीय व्यापारिक पवन कहलाएगी। तो मित्रों, एक लाइन में समझाने जा रहा हूं कि इस पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में व्यापारिक पवनों के अपतटीयता प्रभाव के कारण ट्रॉपिकल डेजर्ट्स अर्थात उष्ण कटिबंधीय मरुभूमियों की उत्पत्ति होती है, जहां वनस्पतियां कटीली झाड़ीदार होती हैं। इसीलिए यहां पनपने वाले बायोम क्षेत्र या विकसित होने वाले बायोम क्षेत्र को थॉर्नी वेजिटेशन बायोम के नाम से जाना जाता है। तो ये ट्रॉपिकल डेजर्ट बायोम या थॉर्नी वेजिटेशन जोन है। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैं लिख देता हूं ट्रॉपिकल डेजर्ट। ये हो गया ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो इस प्रकार से आप देखते हो ट्रॉपिकल जोन में कुल 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के बायोम्स की प्राप्ति होती है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, मानसूनी डेसिडुअस फॉरेस्ट, सवाना ग्रासलैंड तथा ट्रॉपिकल डेजर्ट या ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन बायोम। ये 4 प्रकार के बायोम प्राप्त होते हैं। इस चित्र को मित्रों क्लास के साथ साथ ही आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए था, ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अपने सवाना रीजन में। जब भी आपको सवाना लिखना हो तो सर्वप्रथम आप विस्तार लिखेंगे। जो आपने पीछे लिखा है वही बात मैं कहने जा रहा हूं कि इसकी प्राप्ति भी 10 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ महाद्वीपों के मध्य भाग में होगी, दोनों गोलार्धों में। ओके, अब दोनों गोलार्ध में होती है तो एक फैक्ट के रूप में इसका प्रदर्शन अगर मैं कर दूं कि आखिर ये प्राप्त कहां कहां होता है, तो जो मैप दिए हैं उनमें शुद्धता कम है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से आपको समझा देता हूं। सर्वाधिक रूप से इसकी प्राप्ति होती है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जहां एक तरफ आपने लास्ट क्लास में देखा था, कल की क्लास में देखा था कि प्राप्त हो रहा है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को घेरे हुए ये पूरी पेटी प्राप्त होती है, उसको पूरी तरह से घेर लेती है, जिसमें से गिनी कोस्ट भी शामिल होता है, इथोपियन प्लेटू भी शामिल होता है, सूडान प्लेटू भी शामिल हो जाता है। ये सारे क्षेत्र इसमें शामिल हो जाते हैं, है ना। अगर हम दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में कहें तो अमेजन बेसिन के उत्तर तथा दक्षिण में इसकी प्राप्ति होती है। अमेजन बेसिन के उत्तर में इसे लानोस ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं तथा दक्षिण में ब्राजील पठार के अंतर्गत ये घास भूमि कटिंगा, कैंपोस तथा सिराडो नाम से जानी जाती है। कटिंगा, कैंपोस तथा सिराडो नाम से जानी जाती है। मित्रों, ये बायोम हमारे दक्षिण एशिया में भी पाया जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में बोलें तो प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में इस बायोम की प्राप्ति होती है। लेकिन ये किस प्रकार से निर्मित हुआ, तो रियलिटी तो यह है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जलवायु के दृष्टिकोण से देखी जाए तो यहां पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम पाया जाना चाहिए, जिसे मानसूनी बायोम कहते हैं। परंतु इसका विकास कैसे हो गया, तो याद करो मेरी बात को और समझने की कोशिश करो। मित्रों, हुआ क्या है बेसिकली कि जहां भी ड्राई मानसूनी फॉरेस्ट प्राप्त होता था तो लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन वनस्पतियों का प्रचुर मात्रा में डिफॉरेस्टेशन किया, निर्वनीकरण किया। तो आपको पता है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में उत्तम गुणवत्ता की इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जैसे सागौन, जैसे आम, जैसे जामुन। ये सब ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। सागौन के बारे में तो आपको पता है, उत्तम लकड़ी है ना। तो इनका निर्वनीकरण किया गया। और वनों की विशेषता है कि जब उनका प्राथमिक सक्सेशन हो चुका है
है ना, प्राथमिक अनुक्रमण हो चुका है, वन क्षेत्र विकसित हो चुका है, अगर हमने उनका समूल विनाश कर दिया तो जैसे ही समूल विनाश होगा तो जो सेकेंडरी सक्सेशन होगा, सेकेंडरी सक्सेशन में मित्रों उसी प्रकार का वनस्पति जगत प्राप्त नहीं होता है। तो भारत के संदर्भ में ऑलवेज रिमेंबर, आपको याद करना होगा कि भारत के आंतरिक प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो वेजिटेशन सवाना बायोम क्षेत्र नजर आता है आपको, वो सेकेंडरी सक्सेशन का परिणाम है। याद करो कि भारत का सवाना बायोम सेकेंडरी सक्सेशन का परिणाम है, द्वितीयक अनुक्रमण का परिणाम है। आगे और बताते हैं, तो आपने देखा अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण एशिया तथा देख पा रहे हो आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इसकी प्राप्ति होती है। तो अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर चलते हैं। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में जहां मॉनसून जोन प्राप्त होता है, अर्थात उत्तरी प्रक्षेप, उत्तरी प्रक्षेप का मतलब होता है उत्तरी किनारा, मॉनसून पेटी से संलग्न जो दक्षिणी पेटी है, मॉनसून से संलग्न दक्षिणी पेटी, वह सवाना ग्रासलैंड की पेटी है, अर्थात इसकी प्राप्ति उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण एशिया, मध्य अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में होती है। यह था इसका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तब तीसरा पक्ष इसका आता है कि आखिर इसकी जलवायविक दशाएं कैसी हैं। जलवायविक दशाओं के बारे में फिर से 3 बातें लिखेंगे मित्रों। पहला, तापमान कैसा है, तो दूसरा आर्द्रता कैसी है, तो तीसरा वर्षण की मात्रा या वर्षा की मात्रा कितनी है। तापमान के बारे में इस पूरी पेटी का जो वेरिएशन दिखाएंगे उसकी लोअर लिमिट तो 18 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएंगे, एवरेज टेम्परेचर, और बहुत ही सरल प्रस्तुतिकरण मैं यहां पर दे रहा हूं। तो दूसरा मित्रों, इसका जो वेरिएशन जाता है, मैंने मॉनसून के संदर्भ में 32 डिग्री सेल्सियस लिखाया था, यहां आप इसे 35 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तापमान कैसा है, 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। ये एवरेज टेम्परेचर है, औसत टेम्परेचर। तो आर्द्रता यहाँ कितनी है, लगभग 70% प्राप्त होती है। वर्षा की मात्रा कितनी है, पीछे आपको मैंने समझा दिया, लगभग 100 सेंटीमीटर, 90 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा है। वर्षा के दिन कितने हैं, लगभग 100 दिनों की वर्षा है, 100 दिनों की वर्षा है। तो वर्षा होती कब है, केवल ग्रीष्म काल में, केवल ग्रीष्म काल में संवहनीय वर्षा के रूप में तथा मानसूनी पवनों के अंतः प्रवाह द्वारा लाई गई आर्द्रता के रूप में ग्रीष्म काल में लगभग 100 दिनों तक 100 सेंटीमीटर की वर्षा इस बायोम क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो अब मैंने दूसरा पक्ष समझाया, और तीसरा पक्ष आपको याद होगा मृदा के संदर्भ में बात कर रहे थे। तो मृदा के विकास में मित्रों कौन कौन से घटक महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला अजैविक घटक, तो दूसरा जैविक घटक। जैविक घटकों में ह्यूमस की उपस्थिति या कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। इस क्षेत्र की समस्या क्या है मित्रों, कि ग्रीष्म काल में कुछ निश्चित समय पर वर्षा है, शेष काल में आर्द्रता की अनुपस्थिति है, अर्थात जैविक क्रियाएं शुष्क काल में अत्यंत ही मंद होती है। वर्षा के पूर्व ग्रीष्म काल भी अत्यधिक प्रखर होता है। जब ग्रीष्म गर्मियां अधिक तीव्र हैं, तीक्ष्ण हैं, तब भी जैविक क्रियाएं मंद पड़ी रहती हैं मित्रों। और बता दूं, जब वर्षा होगी तो तीव्र अपवाह, तीव्र प्रवाह के रूप में टॉरेंशियल रेनफॉल के रूप में प्राप्त होंगी। टॉरेंशियल रेनफॉल से, जिसको आप क्लाउड बर्स्ट के रूप में भी देख सकते हैं, द्वारा क्या होता है, फ्लैश फ्लड होता है, अचानक बाढ़ आती है, जिससे मृदा अपरदन भी हो जाता है। अभी हमको यहाँ मृदा समझाना है केवल अभी, है ना, मृदा अपरदन भी हो जाता है। तो ध्यान से समझना, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जैविक क्रिया का योगदान कम है। दूसरा, जो जैविक क्रियाओं के योगदान से मृदा विकसित भी होती है, तो प्रत्येक वर्ष वर्षा काल में अपरदित हो जाती है। अर्थात जो मृदा प्राप्त होती है तो मैच्योर सॉइल, परिपक्व मृदा है, परंतु उर्वरता की दृष्टिकोण से निम्न उर्वरता वाली होती है। इसका कुछ विद्वानों ने नामकरण ग्रूमोसोल के रूप में किया है।
यहाँ जो मिट्टी प्राप्त होती है उसका नामकरण किस रूप में कुछ विद्वानों ने किया है? ग्रूमोसोल के रूप में किया है कि निम्न उर्वरता वाली ग्रूमोसोल मिट्टी पाई जाती है।